बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उम्मीद करते हैं कि आज आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है, आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे शहरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है और उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लिया होगा। ठीक है, हमारे चैनल को आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने सर्कल में शेयर भी करना है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट काम हम लोग करवाने वाले हैं और जो काम हम करवाने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग न्यूक्लियर फिजिक्स। किसके हवाले से है? न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से है। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं और से देखिए बेटा, सही है। सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है। बेटा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, properties of nucleus, what sort of changes are emitting, what sort of changes occurred in the nucleus when rays are absorbed inside nucleus or emitted from the nucleus। मतलब ये है कि आपके पास किसी भी न्यूक्लियस की जब आप साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ठीक है, अब बेटा साइंटिफिक स्टडी कैसे हो सकती है? आप ये देखो कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी रेज एब्जॉर्ब होती हैं, कौन सी उससे इमिट होती है, उनका टाइप क्या होता है, नेचर क्या होता है, एनर्जी कितनी होती है, इंटेंसिटी कितनी होती है, आयोनाइजेशन एबिलिटी उन रेज की कितनी होती है, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कितनी होती है, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, न्यूक्लियस की शेप क्या होती है, ये सब चीजें कुल मिला के हमें क्या देते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें आप क्या पढ़ रहे हैं जी? इसमें आप ये पढ़ते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics that deals with the scientific study of nucleus, changes in nucleus as a result of emission and absorption of the rays called nuclear physics। उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? उसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हम गौर से देखें न्यूक्लियस क्या होता है या न्यूक्लियस कैसा होता है, गौर से देखें। सबसे पहले आप समझेंगे कि एटम क्या है। पहले तो आप ये समझें, याद रखें एटम का जो इनिशियल कॉन्सेप्ट है, इनिशियल कॉन्सेप्ट 400 बीसी में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था, एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसका नाम था डेमोक्रेटस। उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था एटम का। अब एटम, ये जो वर्ड है ये निकला है एटोमोस। किससे निकला है? एटोमोस से निकला है। और एटोमोस का मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल। वो चीज जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इंडिविजिबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंडिविजिबल कहते हैं। ठीक हो गया। अब जरा और से देखते हैं जी। उस टाइम तक उनका ये ख्याल था, उस टाइम तक उनको ये लगता था कि न्यूक्लियस को मजीद फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। हालांकि ये गलत व्यू था उनका। उस टाइम रिसर्च नहीं हुई थी, उनको मालूमात नहीं थी ज्यादा, लेकिन बाद में उनको पता लगा कि एटम को मजीद डिवाइड किया जा सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देयर आर मेनी मोर पार्टिकल्स लेइंग इनसाइड द न्यूक्लियस, लेकिन we are familiar only about 3 electrons, protons and neutrons। आपको सोच के बड़ी हैरानगी होगी कि there are 99 particles existing inside the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर more than 99 particles exist करते हैं, what we call nucleons। उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आपने नाम भी नहीं सुना होगा, माउंट, पॉजिट्रॉन, टॉप, एंटीटॉप, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। There are much more particles inside। ठीक है, सो आपको उनके बारे में नाम भी नहीं सुना होगा। याद रखें ये सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? एग्जिस्टेंट होते हैं। अच्छा जी, हमें क्या कहते
particles existing inside the nucleus what we call nucleons. उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स बहुत सारे हैं, tau है, positron है, माउन है, एंटीमाउन है और बहुत सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? एग्जिस्टेंट होते हैं। आपका क्या ख्याल है? आप पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे ही आपका क्या ख्याल है कि इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट एक पार्टिकल है? नहीं, इसकी पूरी एक लंबी चौड़ी फैमिली है, बड़ी सी एक फैमिली होती है, जिस तरह चचा, मामू, पापा, अंकल होते हैं ना, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की भी पूरी फैमिली होती है। इसका पूरा एक चेन होता है, समझ रहे हैं? इसका पूरा एक चेन होता है। आजकल एक रिसर्च चल रही है और इसके ऊपर काम हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ सिंगल पार्टिकल, इट्स अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। इसके ऊपर भी काम चल रहा है, इसके ऊपर भी सोच जारी है, ठीक है, लेकिन अंडर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर अभी कोई और तहकीक हो रही है, ठीक है। सो एटम जो है उस टाइम तक इंडिविजिबल था क्योंकि उसको मजीद नहीं डिवाइड किया जा सकता, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं। आजकल तो एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं into subatomic particles like electrons, protons, neutrons, ठीक है। सो हमारे पास ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने क्या कहा? मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमने कहा कि एटम जो है वो क्या है? डिविजिबल है। एटम इज डिविजिबल। एटम क्या है? डिविजिबल है। सही हो गया? याद रखें, एटम की अगर मैं आपको शेप दिखाऊं, एटम का शेप किस तरीके से होता है और से देखिए बेटा, ये हमारे पास एटम है, सही हो गया। इस एटम के अंदर आपके पास सेंट्रल पोर्शन है, इस सेंट्रल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और से देखिए, ये बड़ा हिट एमसीक्यूज है, पिछली बार भी पेपर में आ गया था, हाँ जी, बोर्ड के पेपर में आया था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? याद रखें, साइज ऑफ न्यूक्लियस 10 पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है, सही है। और इस एटम के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एटम का पूरा साइज कितना होता है? ये भी बड़ा हिट एमसीक्यू से पेपर में आया हुआ था बैक इन 20 somewhere in 2018, yes it was in 2018। साइज ऑफ एटम कितना होता है? 10 पावर माइनस 15 मीटर या 1 फेम्टोमीटर, ये एटम का साइज होता है। दिस वाज द हिट एमसीक्यूज came in 2018, right? so size of एटम कितना होता है? 10 पावर माइनस 15 मीटर या फेम्टोमीटर भी आप कह सकते हो, सही है, फेम्टोमीटर भी आप कह सकते हैं, ठीक हो गया। सो इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास क्या क्या होते हैं? इसमें आपके पास प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है, सही कह रहा हूं ना? गलत तो नहीं कह रहा? शाबाश। और से देखिए, ये हो गया, ये तो मैंने आपको कुछ एटम के बारे में बताया और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अच्छा, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सॉरी, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कुछ बेसिक चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एटम को मजीद अंडरस्टैंड करने में हमें कौन कौन सी चीजें हेल्पफुल होंगी, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? यू नो कि बेसिकली हर एटम न्यूट्रल होता है। व्हाई एन एटम इज न्यूट्रल? बिकॉज़ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स laying inside the nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं कि एटॉमिक नंबर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप कहेंगे, दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप कहेंगे the number of electrons present in an atom called atomic number, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। बेटा ये एक डेफिनेशन होगी। अब मैं एक दूसरी डेफिनेशन कहता हूं, सही है। आप कहेंगे कि the number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, सही कह रहा हूं ना? गौर से देखिएगा जी। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग दैट एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एटम न्यूट्रल पार्टिकल क्यों होता है? बिकॉज़ नॉट
In every atom, the number of positive charges is always equal to number of negative charges, right? In every atom, number of protons and electrons are always equal. ठीक है, हमेशा equal होते हैं. That is why an atom is a neutral particle. ठीक है, एटम क्या होता है? ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है. यहां तक सही हो गया. बेटा अब मैं आपको दिखाता हूं कि मास नंबर क्या होता है. ठीक है, अच्छा अच्छा, सो देखते हैं. नेक्स्ट इज एटॉमिक मास. इसका दूसरा नाम मास नंबर भी है. और देखिए जी, मास नंबर क्या है? मास नंबर को बेसिकली आप कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं द सम ऑफ, हाँ जी, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. दोनों को आप प्लस करते हो, यू गेट व्हाट? आपको क्या मिलता है? आपको मास नंबर मिलता है. सही है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहते हैं द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड neutrons present inside the nucleus is called atomic mass, or you can say mass number. ठीक हो गया भाई? याद रखें, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को? we represent it by capital A. किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब इसके लिए हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो we can write that atomic mass is equal to number of protons plus number of neutrons. बेटा मुझे एक बात बताइए कि किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, आपने उनको एटॉमिक नंबर नहीं कहा था? कहा था ना? सही है, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको तो एटॉमिक नंबर भी कहा जा सकता है ना. तो इस फॉर्मूले को मैं यूं भी लिख सकता हूं A equal to Z plus N. मैंने क्या किया? मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन की बजाय क्या लिख दिया? Z लिख दिया. राइट. अब अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई एटम मैंने लिया है, मुझे उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एनी गिवन एटम? आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास. अच्छा, अब मैं नाउ फाइंडिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड करेंगे? मैं अगर इसको यहां पर शिफ्ट कर दूं तो a माइनस z क्या हो जाएगा? n के इक्वल आ जाएगा. या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि n इज इक्वल टू a माइनस z. बेटा ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किस चीज का? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का. लेट मी गिव यू फ्यू एग्जांपल्स. चलिए, मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई एटम है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सोडियम 1123. दिस इज समहाउ रिलेटेड टू मूविंग टुवर्ड्स केमिस्ट्री, राइट? ये रेडियोएक्टिविटी या न्यूक्लियर फिजिक्स जो है थोड़ी सी केमिस्ट्री से रिलेटेड होगी, आपको चीजें आसान लग रही होगी. ठीक है, और से देखिए यहां पर याद रखें, जो छोटा होता है ना वो एटॉमिक नंबर होता है, जो बड़ा होता है एटॉमिक मास होता है. क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास दो चीजों की सम है. हाँ जी, एटॉमिक नंबर सिंगल थिंग है, ईदर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है. सो इसमें ये 11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर रहा है. मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए ना. मुझे मालूम है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. एटॉमिक नंबर अगर मुझे पता हो ना किसी भी एटम का, अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता हो तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो एटॉमिक नंबर कहते हैं. इसमें 11 एटॉमिक नंबर है, तो मुझे समझ आ जानी चाहिए कि 11 इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो इक्वल होते हैं, तो प्रोटॉन भी इतने होंगे. न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या है? a माइनस z. तो 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे मेरे पास? 22 आ जाएंगे. बट ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके बताया. ठीक है, इस तरह मल्टीपल 12 सॉरी. ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल करके आपको बताई. इसी तरह मल्टीपल एग्जांपल्स जो है आप कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी. अच्छा, ये मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बता दिया. ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में मैंने
बता दिया। अच्छा सो ये हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर लिए। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। अब देखिए कुछ आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? बहुत सारे एलिमेंट लिख रहा हूं, उसके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स आपने फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कार्बन 612, ठीक है? फॉर एग्जांपल सल्फर 1632, यूरेनियम 92 to 34, ठीक है? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 11, लिथियम 34, ठीक है? सोडियम 23, नियॉन Ne1020, कैल्शियम 2040, मैग्नीशियम 1224, सल्फर तो लिखा है मैंने, सही है? इन तमाम के आपने क्या करना है? आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है। अब जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है जरा गौर से देखिए जी। रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है, एक टेक्निक है जिसमें एक हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है? एक न्यूक्लियस है और वो बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल है। टू मेक इटसेल्फ स्टेबल वो क्या करेगा? इट विल रिलीज और रेडिएट सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। वो कुछ एनर्जी रेस के फॉर्म में रिलीज करेगा और ये जो एनर्जी रिलीज होगी किसी भी रेडियोएक्टिव या हाईली अनस्टेबल एलिमेंट से, उसके रिजल्ट में ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। जब कोई हाईली अनस्टेबल एलिमेंट या एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कुछ तरह की रेडिएशंस को इमिट करता है, इस इमिट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिविटी। सही हो गया? तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि the process in which highly unstable element releases some sort of radiations, अब वो radiations कौन सी होती हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट लिख देता हूं आपके लिए। हाँ जी, अल्फा, बीटा और गैमा मैंने ब्रैकेट में लिखा है। सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन, राइट? अब फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वो क्या है। सम सॉर्ट ऑफ रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा, ठीक है? ठीक है? The process in which highly unstable element releases some sort of radiations to get stability, called radioactivity। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। अब रेडियोएक्टिविटी दो तरह की होती है, एक नेचुरल रेडियोएक्टिविटी होती है, दूसरी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी में क्या होता है? वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑलरेडी ग्रेटर देन 92 हो, वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑलरेडी ग्रेटर देन 92 हो, तो क्या होता है? they automatically या spontaneously खुद ब खुद they release some sort of energy to get stability। अब कौन कौन से हैं? यूरेनियम है, पोलोनियम है, रेडॉन है, जी ज़ीनॉन है, देयर आर, यस सीजियम है, बहुत सारे हैं। सही हो गया? अच्छा, बहुत सारे। अब देखते हैं कि इसमें ये तो बहुत सारे एलिमेंट है जो कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 नहीं होता, स्टिल दे आर रेडियोएक्टिव, वो फिर भी रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि रेडियोएक्टिविटी के हमारे पास कितने टाइप्स हैं। बेटा दो टाइप्स हैं हमारे पास, सही है? एक होता है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, नेचुरल
रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल अच्छा, एक होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो आइसोटोप्स और दूसरा होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है, एक नेचुरल रेडियो आइसोटोप्स होता है और दूसरा हाँ जी आर्टिफिशियल होता है। जरा गौर से देखते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि all those elements having atomic number greater than 92, इसमें हमने क्या लिया हुआ एटॉमिक नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 92, वो तमाम एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ऑलरेडी ग्रेटर देन या इक्वल टू 92 होते हैं, दे स्पॉन्टेनियसली रिलीज सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, और उन आइसोटोप्स को हम रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं और इस फिनोमेना को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। अब वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 नहीं होता, स्मॉल होता है, स्टिल दे रिलीज सम एनर्जी। यहां पर हमारे पास Z जो है वो लेस और इक्वल टू 9, वो लेस देन 92 होता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर लेस देन 92 होता है, लेकिन स्टिल दे आर रेडियो एक्टिव, स्टिल वो रिलीज करते हैं एनर्जी को। अच्छा, अब इन आइसोटोप्स को हम रेडियो आइसोटोप कहते हैं और इस फिनोमेना को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कह सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है नेचुरल की, इसमें हमारे पास यूरेनियम आता है, पोलोनियम आता है, ठीक है, रेडान आता है, ठीक है, यूरेनियम आता है, पोलोनियम आता है, रेडान आता है, ठीक है, जीनोन आता है, ठीक है, ये सारे हमारे पास नेचुरल के अंदर आ जाते हैं। सही। अच्छा, फिर है हमारे पास आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल में भी हमारे पास बहुत सारे हैं। इसमें हमारे पास सल्फर आता है, ठीक है, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, एक्सेट्रा, तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने कोई एक रेडियोएक्टिव सैंपल लिया हुआ है। आई वांट टू स्टडी कि किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इट शोज, किस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करता है। जब किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, या मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं कहता हूं एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। सही है, कंसीडर कि आपके पास एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, हम कहते हैं कि रेडियो एक्टिव सैंपल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल को हमने कहां रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। सही है, अब जरा गौर से देखें, अब उसी रेडियोएक्टिव सैंपल को रेडियोएक्टिव सैंपल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसी रेडियोएक्टिव सैंपल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। सही, अब हम देख रहे हैं कि उसकी क्या बिहेवियर है। कंसीडर आपके पास ये एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, ये क्या है जी, रेडियोएक्टिव सैंपल। यहां पर हमने कोई रेडियोएक्टिव सैंपल इस तरीके से रखा हुआ है। याद रखें, ये हमारे पास रेडियोएक्टिव सैंपल था और इस सैंपल को हमने ऐसे ही एक्सपोज एयर में नहीं रखा हुआ। वी हैव केप्ट इट इन अ लेड चेंबर, लेड के चेंबर में रखा है। अदरवाइज अगर ये ओपनली होता तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करके ये जो है ना कुछ डेंजरस इफेक्ट काज कर सकता है, इसलिए हमने उसको कहां पर रखा हुआ है, लेड चेंबर के अंदर रखा हुआ है। लेड चेंबर के अंदर हमने इसको रखा हुआ है। सही है, अब जब इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करूंगा, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। चले, यहां पर मैंने पॉजिटिव प्लेट को लगाया हुआ है ऐसे, और ये मेरे पास
नेगेटिव प्लेट है। इनके दरमियान हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कर रहा है। सही, अच्छा सही हो गया जी। अब देखें रेडियोएक्टिव सैंपल को हम लोगों ने कहां पर रखा हुआ है, लेड के चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। सही है। अब इससे तीन तरह की रेडिएशन निकल रही है, अल्फा, बीटा और गामा। अब हमने ये नोटिस किया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कुछ रेडिएशंस आकर, हमने एक्सपेरिमेंटली नोटिस किया कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जा रही है और कुछ ऐसी हैं जो कि नेगेटिव पोल की तरफ बेंड हो जा रही हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि विदाउट डिफ्लेक्टेड चली जा रही है। देयर आर सम व्हिच मूव विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, किसी भी डिफ्लेक्शन के बगैर वो चली जाती है। सही है। अब हमने ये अंडरस्टैंड किया कि वो रे जो कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती है उसको हम कहते हैं बीटा। क्या कहते हैं, बीटा। और ये सैंपल है बीटा का, ये जो लॉन्ग सा बी मैंने बनाया, दिस इज सैंपल ऑफ बीटा। और वो रे जो नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होती है, वी कॉल इट अल्फा। क्या कहते हैं उसको, अल्फा कहते हैं। और जो अनडिफ्लेक्टेड मूव करती है, वी कॉल इट गामा। ये गामा का ये सैंपल, दिस इज नॉट आर। आर और गामा के सैंपल में फर्क है, फर्क नजर आ रहा है? ये आर है और ये गामा, इसमें फर्क है। अच्छा अंडरस्टैंड कीजिए। अच्छा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गामा कहते हैं। सही हो गया। ये मैंने बिहेवियर स्टडी किया किसका, रेडियोएक्टिव सैंपल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या देखता हूं, किसी भी रेडियोएक्टिव सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और देखते हैं कि क्या बिहेवियर जो है वो शो करता है। चलिए मैं उसी सैंपल को ले लेता हूं कुछ इस तरीके से। द सेम सैंपल इज केप्ट, ठीक है, ये हमारे पास रेडियोएक्टिव सैंपल था। This was a radioactive sample और ये जो चैम्बर है, this is the same lead chamber। अच्छा इसको हम लोगों ने कहा रखा हुआ है, लेड चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। सही। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं। ठीक है, चलिए वी हैव, ठीक है, ये हमने नॉर्थ रख दिया और ये हमने साउथ रख दिया। सही है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब इनके दरमियान में क्या एस्टेब्लिश हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, अब जरा और से देखें, हमने ये नोटिस किया, एक्सपेरिमेंटली बात कर रहा हूं मैं, इधर से बात नहीं कर रहा, दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। हमने ये ऑब्जर्व किया कि सम रेज came from this radioactive sample and went towards the north pole, some came and went towards the south pole, and some came and moved undeflected। सही हो गया। And we concluded then the rays which went towards the north pole we called it beta rays, beta, and the one which went towards the south we called it what, alpha। उसको हम लोगों ने क्या कहा, अल्फा। और जो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड चला गया वी कॉल्ड इट व्हाट, गामा। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गामा कहते हैं। इज इट क्लियर टिल हियर? ठीक है। सो बेटा मैंने आज बहुत एक डिटेल्ड लेक्चर, दिस वाज अ वेरी बेसिक लेक्चर रिगार्डिंग न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बड़ा बेसिक सा लेक्चर था। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने पढ़ाए थे आपको। ठीक है, तो ये जरा आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने सर्कल के अंदर। कोई मशवरा हो, कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश आपको नजर आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, 03009793 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी टाइम आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमें इंप्रूवमेंट के लिए या हमें कोई भी मशवरा करना चाहते हैं तो कोई भी आपकी प्रीशियस व्यूज हो जरूर हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।